अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक ऐसा दौर है जहां 8 साल के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल मंच से भाषण दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का बरसों पुराना ताज एक ई कॉमर्स जायंट ने छीन लिया है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही तेजी से बदलती हुई दुनिया का नजारा है। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में 22 और 23 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्योंकि देखिए, खबरों के ढेर में हर रोज इतनी सारी जानकारियां आती हैं कि समझ ही नहीं आता क्या जरूरी है और क्या नहीं। सही कहा। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि उस पूरे ढेर से सबसे जरूरी, दिलचस्प और आगे काम आने वाली जानकारियां निकालकर सामने रखी जाएं। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि नए दृष्टिकोण भी मिलेंगे। और नए दृष्टिकोण की सबसे ज्यादा जरूरत तकनीक के क्षेत्र में ही पड़ती है। एकदम। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो तकनीक की दुनिया में चौंका देने वाली है। भारत ने पिछले 24 घंटे के भीतर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेवार उपयोग के लिए 2,50,946 वेरीफाइड प्लेजेस दर्ज करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, क्या इंटरनेट पर एक फॉर्म भरने या प्लेज लेने से कोई सच में एआई का गलत इस्तेमाल करना छोड़ देगा? मतलब इसका जमीन पर आखिर क्या असर होता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस तरह के रिकॉर्ड्स का मकसद रातों रात लोगों का बर्ताव बदलना नहीं होता। इसे इंस्टीट्यूशनल सिग्नलिंग और बिहेवियरल बेसलाइन सेट करना कहते हैं। अच्छा, बिहेवियरल बेसलाइन। हाँ, एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा संकल्प दर्ज होना, ये दर्शाता है कि भारत में एआई को लेकर जागरूकता किस तेजी से बढ़ रही है। जब कोई तकनीक बहुत ताकतवर हो जाती है तो उसके गलत इस्तेमाल के खतरे भी बढ़ जाते हैं। एल्गोरिदम में भेदभाव, डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन और डीप फेक्स जैसी समस्याएं इसके उदाहरण हैं, जो कि आजकल काफी आम हो गए हैं। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड विश्व स्तर पर एक बड़ा संदेश देता है। ये बताता है कि एक देश के रूप में हमारा इकोसिस्टम न सिर्फ एआई को अपना रहा है बल्कि इसके नैतिक और जिम्मेवार उपयोग को लेकर एक पब्लिक कंसेंसस यानी आम सहमति बनाने की शुरुआत कर चुका है। ये पहला कदम होता है किसी भी बड़ी तकनीकी क्रांति को सही दिशा में ले जाने का। ये बात काफी हद तक समझ आती है और ये सिर्फ संकल्पों तक सीमित नहीं है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी जमीन पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रोंगकोन यूनिवर्सिटेर ए साइंटिफिक दे ओ निवो 2026 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर एम्स न्यू दिल्ली में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ की शुरुआत की है। हेल्थ केयर और एआई का ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही साईफाई मूवी जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई आने वाले समय में पूरी तरह से क्रांति लाने वाला है। अगर इसको बड़े पैमाने पर देखें तो आज डॉक्टर्स के पास समय की सबसे बड़ी कमी है। एआई इस कमी को पूरा करता है। वो कैसे? जैसे मेडिकल इमेजिंग को समझना, एक्सरेज या एमआरआई स्कैन्स में उन छोटी सी अनोमलीज को पकड़ना जो शायद इंसानी आंख से छूट जाएं, इसमें एआई महारत हासिल कर चुका है। फ्रांस के साथ इस साझेदारी का महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये दोनों देशों की तकनीकी क्षमताओं और विशाल मेडिकल डेटा को मिलाकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा जिससे मरीजों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सकेगा। यानी बीमारी पकड़ने में देरी नहीं होगी। एकदम सही। प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर, जहां किसी बीमारी के होने से पहले ही उसके आसार को पकड़ लिया जाए, इस सेंटर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। हेल्थ केयर रेवोल्यूशन तो अपनी जगह है, लेकिन इस सब के बीच जिस एक खबर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है 8 साल के रणवीर सचदेवा की। हाँ, वो बहुत ही अद्भुत किस्सा था। इम्पैक्ट समिट 2026 में ये बच्चा सबसे कम उम्र का स्पीकर बन गया है। 8 साल की उम्र में जब बच्चे आमतौर पर स्कूल के होमवर्क और वीडियो गेम्स में उलझे होते हैं, वहां मंच पर खड़े होकर एआई पर अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के सामने बोलना बिल्कुल ही अलग लेवल की बात है। ये घटना ना एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये साफ तौर पर नई पीढ़ी, जिसे हम जेन अल्फा कहते हैं, उनके और पहले की पीढ़ियों के बीच का अंतर दिखाती है। हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। हमने तकनीक आते हुए देखी है और उसको चलाना सीखा है। सही कहा, सीखना पड़ा हमें। पर ये बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं। उनके लिए एआई कोई नया या अनजाना विषय नहीं है, बल्कि उनकी दुनिया का एक आम हिस्सा है, बिल्कुल बिजली या पानी की तरह। ऐसे बच्चे आगे चलकर न सिर्फ नई तकनीक बनाएंगे बल्कि सोचने के ऐसे नए आयाम विकसित करेंगे जो शायद हमारी समझ से भी बाहर हो। और इसी समिट में एक और चीज हुई। अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने
UPI वन वर्ल्ड वॉलेट भी पेश किया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो विदेशी मेहमान इस समिट में शामिल हुए, उनके लिए डिजिटल पेमेंट करना आसान हो गया। पर इसकी सच में इतनी बड़ी जरूरत क्यों थी? इसे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की भाषा में भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत शानदार प्रदर्शन कहते हैं। देखिए, दुनिया भर से आए टेक लीडर्स जब किसी समिट में बैठते हैं तो प्रेजेंटेशंस देखते हैं। पर जब वही लीडर्स किसी लोकल टपरी या दुकान पर अपना फोन निकालकर UPI के जरिए पल झपकते ही पेमेंट करते हैं, तो वो उस तकनीक को जीतते हैं। ये रफ्तार और आसानी उन्हें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता का जमीनी अनुभव करवाती है। ये वॉलेट सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं था, तो एक तरह का स्टेटमेंट था। बिल्कुल, ये दुनिया को ये दिखाने का एक सटल तरीका था कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आम जनता के स्तर पर भी हम कितने आगे निकल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत और ग्लोबल AI की। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है स्टारगेट इनिशिएटिव के रूप में। टाटा ग्रुप और ओपन AI ने हाथ मिलाया है और ये साझेदारी भारत का पहला लार्ज स्केल AI रेडी डेटा सेंटर बनाने जा रही है। डेटा सेंटर्स तो पहले भी बहुत है देश में, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? AI मॉडल्स विशेष रूप से ओपन AI के ChatGPT जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए आम डेटा सेंटर से काम नहीं चलता। उन्हें बहुत भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर और स्पेशलाइज्ड AI चिप्स की जरूरत होती है, जो कि आम सर्वर से अलग होते हैं। हाँ, और ये इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उनके लिए अलग लेवल के एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। स्टारगेट इनिशिएटिव का आना एक गेम चेंजर है। अभी तक दुनिया का AI ब्रेन ज्यादातर अमेरिका या यूरोप के सर्वर्स में बैठा है। इस डेटा सेंटर का मतलब है कि भारत अब अपना खुद का डिजिटल सॉवरेन ब्रेन तैयार कर रहा है। सॉवरेन ब्रेन मतलब किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना होगा। सही पकड़ा। ये इसलिए जरूरी है ताकि देश का डेटा देश के भीतर ही रहे और यहाँ की टेक कंपनियों को विदेशी डेटा सेंटर्स पर निर्भर ना रहना पड़े। एक आत्मनिर्भर AI इकोसिस्टम के लिए ये सबसे बुनियादी जरूरत है। एक और दिलचस्प खबर स्टार्टअप्स के क्षेत्र से भी जुड़ी है। भारतीय स्टार्टअप ऑरा ML ने ऑरा सिम लॉन्च किया है, जो रोबोटिक्स के लिए भारत का पहला मल्टी मोडल वर्ल्ड सिमुलेशन मॉडल बताया जा रहा है। अगर इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो क्या ये रोबोट्स के लिए द मैट्रिक्स जैसी कोई चीज है? वाह, ये एनोलॉजी एकदम सटीक है। जब किसी रोबोट को असली दुनिया में उतारा जाता है तो उसे सीढ़ियां चढ़ना, रुकावटों को पार करना और इंसानों के आसपास सुरक्षित रहना सीखना होता है, जो कि फिजिकली बहुत रिस्की हो सकता है। एकदम। अगर वो ये सब असली दुनिया में सीखेगा तो गलती करने पर खुद भी टूटेगा और आसपास की चीजों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसी मैकॉनिक एक ऐसी डिजिटल दुनिया या एक मैट्रिक्स बनाता है जहां रोबोट हजारों लाखों बार गिरकर और गलती करके सीख सकता है, बिना असली दुनिया में कोई नुकसान पहुंचाए। और इसमें मल्टी मॉडल होने का क्या मतलब हुआ? मल्टी मॉडल होने का मतलब है कि ये सिर्फ वीडियो या देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि आवाज, टच और फिजिक्स को भी सिमुलेट करता है। रोबोटिक को लैबोरेटरी से निकालकर आम जीवन में लाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी छलांग है। AI पर चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज हो चुकी है। 2027 में स्विट्जरलैंड के जिनीवा में AI समिट होने जा रहा है और उसके अगले ही साल 2028 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी मेजबानी करेगा। ये दर्शाता है कि ग्लोबल गवर्नेंस में AI कितना केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। जिनेवा हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार पर चर्चा का केंद्र रहा है। तो वहाँ रूल्स और एथिक्स पर बात होगी। बिल्कुल, वहाँ AI के नैतिक पहलुओं और प्राइवेसी पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वहीं UAE पिछले कुछ सालों से तकनीकी नवाचार और इनोवेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। ये दोनों इवेंट्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि AI पर कोई एक देश अकेला नियम नहीं बना सकता। इसके लिए एक विश्वव्यापी सहमति यानी ग्लोबल कॉन्सेंसस बनानी ही पड़ेगी। तो AI हमारी डिजिटल दुनिया का नक्शा तो बदल ही रहा है, लेकिन फिजिकल दुनिया में भी, और सच कहा जाए तो इस एटमॉस्फेयर के बाहर भी नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। चलिए अब अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। ISRO के गगनयान मिशन ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हाँ, ये एक बहुत ही गर्व का पल था। चंडीगढ़ में DRDO के RTRS फैसिलिटी में ड्रोग पैराशूट का सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्टिंग किया गया है। लोड टेस्टिंग तो समझ आता है, पर यह क्वालिफिकेशन लेवल का क्या मतलब होता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं।
ये एसेंशियली किसी भी इक्विपमेंट का फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। जब इंसानों को अंतरिक्ष से वापस लाया जाता है तो कैप्सूल की रफ्तार हवा में आते वक्त सुपरसोनिक होती है। बहुत ज्यादा तेज। हाँ, ड्रॉग पैराशूट्स का काम उस आग उगलते कैप्सूल की रफ्तार को धीमा करना और उसे स्टेबलाइज करना होता है। क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्टिंग का मतलब है कि इन पैराशूट्स को इंटेंशनली उन सभी एक्सट्रीम प्रेशर्स, दबाव और मुसीबतों से गुजारा गया है जो शायद असली स्पेस मिशन से भी ज्यादा खतरनाक हों। जब वो इस टेस्ट में सफल होते हैं तभी इसरो उन्हें एक 100% भरोसेमंद मानता है। इसरो से ही जुड़ी एक और खबर है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड मीथेन प्रोडक्शन फैसिलिटी विकसित करने का प्लान बनाया गया है। क्या पुराने रॉकेट फ्यूल्स अब काम नहीं आ रहे हैं? पुराने फ्यूल्स बिल्कुल काम आते हैं, पर अंतरिक्ष विज्ञान हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है और लिक्विड मीथेन आने वाले कल का फ्यूल है। ये ट्रेडिशनल फ्यूल्स के मुकाबले एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा क्लीन होता है और इसका इंजन परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ और है ना? सही पकड़ा, जिसे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। अगर आगे चलकर हमें मार्स यानी मंगल ग्रह पर मिशंस भेजने हैं तो वापस आने के लिए फ्यूल कहां से आएगा? लिक्विड मीथेन को मार्स के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके वहीं पर बनाया जा सकता है। महेंद्रगिरी में इस फैसिलिटी का बनना इसरो की उसी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की लंबी तैयारी का हिस्सा है। कमाल की दूरदृष्टि है। रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो इंडियन नेवी द्वारा 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच विशाखापट्टनम में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक्सरसाइज मिलान 2026, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और ION's कॉन्क्लेव। एक ही जगह पर इतने सारे नेवीज का जमा होना क्या संकेत देता है? अगर इसे जियोपॉलिटिकल लेंस से देखें तो ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक्सरसाइज मिलान में दुनिया भर से आए कई देश एक साथ युद्धाभ्यास करते हैं, जिससे आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अपनी नौसैन्य ताकत का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। और IONS का क्या रोल है इसमें? IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हिंद महासागर के देशों को एक मंच पर लाता है। आज के दौर में दुनिया का लगभग 80% ट्रेड समुद्री रास्ते से होता है। वहां पायरेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में ये इवेंट दिखाता है कि भारत इस पूरे रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है। और इसी स्ट्रेटेजिक पावर को मजबूत करने के लिए भारत और इजराइल के बीच एक डिफेंस MOU भी साइन हुआ है। इसमें नॉलेज एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन शामिल है। इजराइल अपनी एडवांस्ड डिफेंस टेक के लिए जाना जाता है, तो ये साझेदारी आगे चलकर काफी अहम साबित हो सकती है। बिल्कुल, डिफेंस और स्पेस को मजबूत रखने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आइए बिजनेस की दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां एक ऐसी खबर आई है जिसने सालों से चले आ रहे एक दबदबे को खत्म कर दिया है। 2026 में Amazon ने वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया है और एनुअल रेवेन्यू के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वॉलमार्ट सालों से रिटेल सेक्टर का बेताज बादशाह रहा है, जिसके बड़े बड़े स्टोर्स हर जगह हैं। तो अचानक Amazon ने आगे निकलकर क्या साबित कर दिया? ये कोई आम खबर नहीं है। ये कॉमर्स की दुनिया का एक पूरा युग बदलने जैसा है। वॉलमार्ट का मॉडल फिजिकल स्टोर्स पर आधारित था, जहां लोग जाते हैं, ट्रॉलीज भरते हैं और पेमेंट करते हैं। पर Amazon ने दुनिया को बताया कि फ्यूचर ब्रिक ऑन मॉर्टर स्टोर्स में नहीं, बल्कि डेटा और ई-कॉमर्स में है। सिर्फ सामान बेचना नहीं, डेटा का खेल है। हाँ, Amazon के पास सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है। उनका क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन AWS दुनिया भर के इंटरनेट को चला रहा है और वहां से आने वाला मुनाफा उन्हें रिटेल में और सस्ता होने का मौका देता है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि जो कंपनी बदलाव को तेजी से अपनाकर डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन्स में निवेश करती है, वही आगे राज करती है। आम जनता के लिए भी अब शॉपिंग का मतलब किसी विशाल दुकान में जाना नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर स्वाइप करना हो गया है। एकदम सच। बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने UCO बैंक पर लगभग 38,07,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। वजह बताई गई है रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन न करना। अब एक बड़े बैंक के लिए 38 लाख रुपए शायद कुछ ज्यादा बड़ी रकम ना हो, तो RBI ये पेनल्टी लगाकर क्या संदेश देना चाहती है? सही सवाल है। ये पेनल्टी रकम के लिए नहीं लगाई जाती, ये एक रैप ऑन द नकल्स यानी हल्के से फटकार लगाने जैसा होता है।
आरबीआई का मकसद एक सख्त संदेश देना होता है। बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी होता है और ये पूरी तरह लोगों के भरोसे पर चलता है। थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, अगर कंप्लायंस में थोड़ी सी भी ढील छोड़ी जाए तो आगे चलकर ये एक सिस्टेमिक रिस्क यानी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए आरबीआई रूल्स को तोड़ने पर पब्लिक नेमिंग और पेनल्टी करता है ताकि सभी बैंक्स अपने इंटरनल ऑडिट्स को बिल्कुल चुस्त रखें। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एनर्जी और पावर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। पावर मिनिस्ट्री ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी और आरईसी लिमिटेड के प्रस्तावित मर्जर की देखरेख के लिए स्पेशलाइज्ड कमिटीज बनाई हैं। क्या इन दोनों संस्थाओं को मिलाना इतना जरूरी था? इसको अभी थोड़ी देर पहले हुई एआई और स्टारगेट डेटा सेंटर की चर्चा से जोड़कर देखते हैं। एआई, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल हब्स, इन सब को चलाने के लिए मैसिव पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से आएगी? नए पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। एकदम। उसके लिए बड़े पावर प्लांट्स और ट्रांसमिशन लाइंस बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। पीएफसी और आरईसी दोनों ही पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। इनको मिलाने से एक ऐसी विशालकाय फाइनेंशियल एंटिटी बनेगी जिसका मार्केट कैपिटल इतना बड़ा होगा कि वो विदेशी मार्केट से आसानी से और सस्ते दर पर पैसा उठा सकेगी और उन विशाल पावर प्रोजेक्ट्स को अकेली फाइनेंस कर सकेगी जिनकी आने वाले दौर को सख्त जरूरत है। ये पूरी आर्थिक सप्लाई चेन को जोड़ने जैसा है। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर और है। गिफ्ट सिटी ने अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसका फोकस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर होगा। ये स्किल गैप को भरने की एक अच्छी कोशिश लगती है। अब थोड़ा राज्यों की नीतियों और स्टेट बजट्स पर नजर डालते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में 2026 और 27 के स्टेट बजट्स पेश किए गए। हाँ, इन दोनों राज्यों के बजट्स पर काफी चर्चा हुई। गुजरात का बजट फाइनेंस मिनिस्टर कनू देसाई ने और एमपी का बजट फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवदा ने पेश किया। पर इन सब में जिस चीज ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है वो है गुजरात शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल सच में लेबर लॉस के नजरिए से काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। इस नए बिल में कुछ बेहद बड़े और फंडामेंटल बदलाव शामिल हैं। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट्स को अनुमति दी गई है, रोजाना काम के घंटे बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं और ओवर टाइम की लिमिट को भी बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? ये नीतियां आम जिंदगी को कैसे बदलेंगी? ये फैसला हकीकत में एक बहुत ही नाजुक संतुलन की मांग करता है। दुनिया भर की सप्लाई चेन जब चाइना से बाहर निकलकर नए ठिकाने ढूंढ रही हैं, ऐसे में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए इंडस्ट्रीज हमेशा से फ्लेक्सिबल लेबर लॉस की मांग करती आई हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति देना समानता और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। और वो 10 घंटे की शिफ्ट। 10 घंटे का शिफ्ट होने से शायद वीक में कम दिन काम करना पड़े और इंडस्ट्रियल आउटपुट में तेजी आए, लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू ह्यूमन बर्नआउट का है। 10 घंटे तक लगातार काम करना और उसके ऊपर से लंबा हुआ टाइम किसी की भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। कानून बनाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना एक बात है, पर ग्राउंड लेवल पर श्रमिकों का शोषण ना हो, इसकी स्ट्रिक्ट निगरानी करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना इसके सामाजिक परिणाम काफी कठिन हो सकते हैं। सही कहा। प्रोडक्टिविटी और इंसानी सेहत के बीच ये बैलेंस आने वाले वक्त में एक बड़ा विमर्श बनेगा। एक और राज्य की खबर देखते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, PMS यानी प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। इसका उद्देश्य वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को आसान बनाना है। ये पोर्टल ग्राउंड लेवल पर टीचर्स की कैसे मदद करेगा? वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो स्कूल और कॉलेज होते हैं जिन्हें शुरू में स्थानीय समुदाय या लोकल इंडिविजुअल्स ने अपने लेवल पर बनाया होता है, पर बाद में सरकार उन्हें अपने अधीन यानी प्रोविंशियलाइज करने का प्रोसेस शुरू करती है। इस पूरे प्रोसेस में फाइल्स दफ्तरों में अटक जाती थी। वही रेड टेप का मसला। बिल्कुल, रेड टेप होता था और सालों साल टीचर्स की पेंशन या सैलरी के मामले लटके रहते थे। एक डिजिटल पोर्टल आने से ट्रांसपेरेंसी आएगी और किसी भी स्टेप को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ये गवर्नेंस में तकनीक का एक बेहतरीन प्रयोग है। अब रुक पड़ते हैं विश्व स्तर की ऐसी खबरों का जहां एक देश का काम दुनिया भर पर प्रभाव डालता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एक 5 साल का MOU साइन किया है। इस साझेदारी का महत्व समझने के लिए हमें दुनिया के आज के हालात देखने होंगे।
क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सही कहा। एफसीआई के पास दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने का सालों का अनुभव है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर भारत अपना ये सप्लाई चेन अनुभव विश्व पैमाने पर साझा कर सकता है, ताकि इमरजेंसीज के टाइम पर दुनिया भर के जरूरतमंद और वॉर जोन्स तक अनाज सुरक्षित ढंग से पहुंचाया जा सके। ये एक ह्यूमैनिटी और रणनीतिक दोनों ही नजरिए से अहम कदम है। ग्लोबल ट्रेंड से ही जुड़ी एक और खबर है जो थोड़ी चिंताजनक भी है और शायद आगे का आईना भी दिखाती है। जापान ने आराकुराया सेंगेन पार्क में अपना सदियों पुराना और बेहद मशहूर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इस साल कैंसिल कर दिया है। वजह बताई गई है ओवर टूरिज्म और वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला इसका बुरा असर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तो नेचर और शांति को एंजॉय करने के लिए होता था, वो कैंसिल करने की नौबत क्यों आ गई? इसे ओवर टूरिज्म का पैराडॉक्स कहते हैं। लोग किसी जगह की शांति, साफ सफाई और नेचुरल ब्यूटी ढूंढने जाते हैं, पर सोशल मीडिया की वजह से अचानक वहां इतने लोग पहुंच जाते हैं कि वहां की शांति और सफाई दोनों ही खत्म हो जाती है। और हर शहर टूरिज्म को प्रमोट करता था एक जमाने में। एक वक्त था जब हर शहर टूरिज्म से आने वाले पैसे का स्वागत करता था, पर अब हालत ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है। जगह जगह कचरा फैल जाता है और लोकल लोगों के लिए अपने ही घर में निकलना मुश्किल हो जाता है। जापान का ये साकुरा फेस्टिवल दुनिया के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक माना जाता है। तो इसे कैंसिल करना एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल, इसे कैंसिल करने का कदम उठाना ये साफ दिखाता है कि अब स्थानीय कम्युनिटीज ने मास टूरिज्म की आमदनी की जगह अपनी शांति और लोकल कल्चर को बचाने को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में दुनिया के और भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स इस तरह के कठोर कदम उठा सकते हैं। चर्चा के अंतिम चरण में आते हुए कुछ अहम व्यक्तियों और दिनों का जिक्र कर लेते हैं। शिलोंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकी एंड्रो जे सिंघन का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मेघालय और देश की राजनीति में उनका एक समर्पित सफर रहा है। उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट और लोगों के हक के लिए कई मंचों पर आवाज उठाई थी। ऐसी शख्सियत का जाना सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा नुकसान है, पर लोग उनके काम और उनकी लोकल इश्यूज पर पकड़ को हमेशा याद रखेंगे। डे और वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। एकदम, ये दोनों ही दिन विश्व भर में यूथ को अनुशासन, सेवा और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग यानी नए विचारों की प्रेरणा देते हैं। दुनिया की बढ़ती समस्याओं का हल एक एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड यूथ ही निकाल सकता है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेट लिया जाए। आज हमने देखा कि कैसे तकनीक किस तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। जहां एक तरफ 8 साल का बच्चा एआई पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है, वही टाटा और ओपन एआई मिलकर देश में एआई का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। अंतरिक्ष में गगनयान के पैराशूट्स टेस्ट हो रहे हैं और इसरो मंगल ग्रह तक के सफर के लिए नया फ्यूल प्लान कर रहा है। और उसके आगे भी काफी कुछ देखा हमने। हाँ, नेवी के युद्धाभ्यास और इजराइल के साथ साझेदारियों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को आकार दिया। इकोनॉमी की बात करें तो अमेज़न का वॉलमार्ट को पीछे छोड़ना बिजनेस के पूरे तरीके का बदलना है। और गुजरात के नए श्रम कानून बता रहे हैं कि इंडस्ट्री की फ्लेक्सिबिलिटी और इंसान के आराम के बीच कैसा टकराव आने वाला है। साथ ही जापान का फेस्टिवल कैंसिल होना हमें ठहरकर सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की रफ्तार किस हद तक जा सकती है। इन सभी अलग अलग लगने वाली खबरों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो है बदलाव की विशालकाय रफ्तार। चाहे वो एआई की नई दुनिया हो, सप्लाई चेन्स को बदलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, या फिर रोज की शिफ्ट प्रभावित करने वाले नए लेबर लॉज हों, ये सभी चीजें सीधे तौर पर किसी न किसी रूप में आने वाले कल को शेप कर रही हैं। फ्यूचर के लिए तैयार रहना, नए स्किल सीखना और अडेप्ट करना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसी नए कल के बारे में सोचते हुए एक आखिरी और गहरा विचार छोड़ते हैं सभी सुनने वालों के लिए। जब 8 साल का एक बच्चा एआई पर भाषण दे रहा है और टेक जायंट्स इंसानी क्षमता को पूरी तरह पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तब एक बड़ा सवाल उठता है। क्या हमारा समाज, हमारा शिक्षा तंत्र और हमारा सीखने का तरीका सच में इस रफ्तार के लिए तैयार है? या फिर हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां मशीन की प्रोसेसिंग पावर और इंसान की सोचने की सीमाएं आपस में इस कदर टकरा रही हैं कि आने वाले कल में क्या सच है और क्या आर्टिफिशियल, ये तय करना इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।
चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही रोचक जानकारियों, नए विषयों और नए दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार।